अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ सीखेंगे वो है कि जो CSS की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे डिस्प्ले, फ्लोट, बॉक्स साइजिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो लिंक्स हम पढ़ चुके हैं HTML में उस पर हम CSS अप्लाई कैसे करेंगे। इसी तरह सिमिलरली लिस्ट्स हमने पढ़ी है, टेबल्स, फॉर्म्स, इन सब पर CSS किस तरह से अप्लाई होता है। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि सिंपल HTML से ये लिस्ट्स और टेबल्स, फॉर्म्स, लिंक्स बनते किस तरह से हैं। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको HTML टेबल्स वगैरह की जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रही हूँ उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि HTML में ये चीजें बनती किस तरह से हैं। उसके बाद आपने इस पे CSS अप्लाई करना होगा। सबसे पहले हमारे पास है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। जैसे कि हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि हर जो एलिमेंट होता है HTML एलिमेंट, जैसे कि P है या फिर H1 है, H2 है, div है, हर किसी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। या वो इनलाइन एलिमेंट होता है या वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट का ये मतलब होता है कि वो जितनी स्पेस है वो सारी ले लेता है, वरना जो इनलाइन ये होता है जैसे स्पैन है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, जितनी उसको स्पेस नीडेड होती है, जितना उसमें कोई कंटेंट लिखा होता है उतनी ही वो स्पेस ले रहा होता है। अगर हम कोई डिस्प्ले प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल हम चेंज करना चाहते हैं, उसकी जो डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, तो हमें इस एट्रीब्यूट को जो डिस्प्ले के नाम से होता है उसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज इफ हाउ एन एलिमेंट इज डिस्प्लेड, यानी कि वो इनलाइन है या फिर जो है वो डिफॉल्ट है, किस तरह से हम उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। Every HTML element has a default display value depending on what type of element it is. The default display value for most elements is block or inline. जैसे div है तो उसका जो default value होती है वो block होता है। ठीक है, मगर इस चीज को, इस डिफॉल्ट नेचर को अगर हम ओवरराइड करना चाहते हैं अपने किसी सिनेरियो की वजह से, तो फिर हमें इस डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ता है, इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ता है। ओवरराइड द डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू। एज मेंशन्ड, एवरी एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू, हाउएवर यू कैन ओवरराइड दिस। A common example is making inline li elements for horizontal menus. जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो li एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास उनका जो बिहेवियर है उनको इनलाइन करने के लिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें लिस्ट आइटम्स हमने क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, ये 3 लिस्ट आइटम्स क्रिएट किए गए हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको अगर हम इसके नेचर को चेंज करने के लिए, इसके डिस्प्ले को चेंज करने के लिए हमने ये, चूंकि ये इसकी जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो ब्लॉक होता है और हम उसको इनलाइन करते हैं, तो हम इसके डिस्प्ले में क्या देंगे, इसकी वैल्यू इनलाइन देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये एक ही लाइन में हमें नजर आ जाएंगे। वरना आपको पता है कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें जब हम इसको लिखते हैं तो क्या होता है, ये 3 आइटम्स में शो होता है ना, HTML होता है, फिर CSS होता है, फिर जावास्क्रिप्ट होता है। मगर हमें इस एक में ही शो करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, डिस्प्ले कॉलन इनलाइन हमें यूज करना पड़ता है। सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लोट। फ्लोट प्रॉपर्टी इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक एलिमेंट, HTML एलिमेंट को डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी इमेज है, ये जैसे हमें पिक्चर में नजर आ रहा है एक इमेज है और साथ ही इसके टेक्स्ट है, मगर हम ये बताना चाहते हैं कि इमेज कहाँ पे आए और टेक्स्ट कहाँ पे आए। ठीक है, वो कहाँ पे फ्लोट हो, यानी वो कहाँ पे नजर आए आपको। ठीक है, the CSS float property specifies how an element should float. Element float किस तरह से होगा, जो HTML element है। The float property is used for positioning and formatting content. For example, let an image float left to the text in the container. जिस तरह ये हमारे पास हमें एग्जाम्पल में बताया गया है कि हम चाहते हैं लेफ्ट पे इमेज आए और बाकी टेक्स्ट राइट पे आए। ठीक है, या सिमिलरली हम इस तरह भी हो सकता है, हमारा सिनेरियो इस तरह हो कि ये इमेज हमारे पास यहाँ राइट पे आए और बाकी जो हमारा ये टेक्स्ट है वो लेफ्ट पे नजर आ रहा हो हमें। फॉर एग्जांपल, द फ्लोट प्रॉपर्टी कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। लेफ्ट, द एलिमेंट फ्लोट्स टू द लेफ्ट ऑफ इट्स कंटेनर
यानी कि अगर हमें लेफ्ट पे चाहिए तो हम उसे कहेंगे कि फ्लोट लेफ्ट हो, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसको लेफ्ट पर नजर आना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये राइट पे आए तो फ्लोट की वैल्यू राइट हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। द नन क्या है, एलिमेंट डज नॉट फ्लोट विल बी डिस्प्लेड जस्ट वेयर इट अकर्स इन द टेक्स्ट। दिस इज डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है कि अगर हम उसको नहीं छेड़ते, हम फ्लोट की वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करते, तो जहां पे वो नजर आता है वो क्या वैल्यू होती है, वो उसकी वैल्यू नन होती है। इनहेरिट क्या है, एलिमेंट इनहेरिट्स द फ्लोट वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट। अगर हम चाहते हैं कि पेरेंट डिव की जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू, जैसे लेफ्ट पर ही इमेज दिया हुआ है, अभी हम चाहते हैं ये भी लेफ्ट पर ही आए, तो चाइल्ड में भी हम उस वैल्यू को सिंपली इनहेरिट कर देंगे। In its simplest use, the float property can be used to wrap text around images। ये जो given है ये बड़ा सिंपल इसका यूज है। कोड के थ्रू हम अगर इसको देखें तो ये क्या है, एक पैराग्राफ में P लिया गया है जिसके अंदर एक इमेज है, ये ब्लू में आपको इमेज नजर आ रहा है, उसका एक सोर्स बताया गया है, स्टाइल के थ्रू इसका विड्थ, हाइट और मार्जिन वगैरह सेट किए गए हैं और सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और CSS में हम क्या करेंगे, इसका जो इमेज है यानी कि ये जो इमेजेस हैं इसकी फ्लोट को हम लेफ्ट पे सेट कर देंगे, फ्लोट की वैल्यू हम लेफ्ट पे कर देंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर फ्लोट राइट हो तो फिर ये वैल्यू हमें यहां पे नजर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास है CSS बॉक्स साइजिंग। ये काफी जगहों पे यूज होता है, जिस तरह CSS में जब हम फॉर्म्स पे अप्लाई करते हैं तो अक्सर ये जो CSS बॉक्स साइजिंग की जो वैल्यू है ये वो वहां पर यूज होती है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि इसका यूज ये है बेसिकली कि हम क्या करते हैं कि एक डिव हमने लिया है, ठीक है। अगर हम डिव में विड्थ और हाइट ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। मगर हम क्या चाहते हैं कि उसका साइज भी इंक्रीज ना हो और उसमें पैडिंग भी हो जाए, विड्थ हाइट भी इंक्रीज हो जाए, तो हम फिर क्या यूज करेंगे, CSS बॉक्स साइजिंग को, ठीक है। CSS box sizing property allows us to include the padding and border in an element's total width and height, ठीक है। उसके अंदर ही पैडिंग और बॉर्डर को इंक्लूड करके टोटल विड्थ एंड हाइट नजर आता है, ठीक है। विदाउट द CSS साइजिंग प्रॉपर्टी, जो कि नहीं होती, जो अभी तक हम कर रहे थे कि मतलब हम तो CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर रहे थे ना, तो जो डिफॉल्ट बिहेवियर था वो क्या था, विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड लाइक दिस, विड्थ प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर, ठीक है, एक्चुअल विड्थ ऑफ एन एलिमेंट बनता था। इसी तरीके से हाइट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर एक्चुअल हाइट ऑफ एन एलिमेंट बनता था। दिस मीन्स दैट when you set the width height of an element, the element often appears bigger than you have set because the element's border and padding are added to the element specified width and height। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ जब हमने वैल्यूज को ऐड किए तो ये बड़ा हमें नजर आने लग गया, मगर हम चाहते हैं कि ऐड भी हो जाए और वो हमें बड़ा भी नजर ना आए, क्योंकि हम अपने लेआउट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस जो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी है इसको यूज करते हैं। फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शो टू divs element with the same specified width and height, ठीक है। इसमें सेम width और हाइट नजर आ रही है आपको, ठीक है। मगर यहाँ हमने बॉक्स देखें, इधर हमने यूज नहीं किया हुआ, दोनों में बॉक्स साइजिंग यूज नहीं किया, तो क्या है हमारे पास इधर जो है विड्थ और हाइट जो है हमने पैडिंग ऐड किया है, मगर यहाँ पे तो पैडिंग हमने ऐड नहीं किया, लेकिन जब यहाँ पैडिंग ऐड किया तो ये इंक्रीज हो गया है। अगर हम बॉक्स साइजिंग इस वाले डिव में ऐड कर दें तो क्या होगा, इसमें ये ऐड भी हो जाएगा और ये इतना ही नजर आएगा जितना कि ये वाला डिव नजर आ रहा है। अच्छा, अब हमारा जो एक बड़ा मेन यूज होता है लिंक्स पे हम किस तरह से CSS अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है हाइपरलिंक, हम पढ़ चुके हैं। हाइपरलिंक को अगर हम चाहते हैं कि हम उसको किसी तरीके से स्टाइल करें तो हम किस तरह से उसको स्टाइल करेंगे। स्टाइल क्यों करते हैं, पहली बात तो ये स्टाइल हम इसलिए करते हैं क्योंकि यूजर की आसानी के लिए। जैसे आपने ये बिहेवियर बड़ा नॉर्मल सा है जो आपने नोटिस किया होगा कि गूगल पे जब हम जाते हैं तो हम एक आइटम सर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्स को हम सर्च करते हैं, ठीक है। जितने लिंक्स हैं वो सारे आपको एक ही कलर में नजर आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप एक लिंक पर क्लिक कर दें और वापस आप उसी सर्च के ऊपर आए तो वो लिंक आपको उसका कलर चेंज हुआ हुआ नजर आ रहा होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि जी हाँ, हम इसको विजिट कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होता है, यूजर की रीडेबिलिटी में आसानी हो जाती है।
Links can be styling links क्या है? Links can be styled with any CSS property. फॉर एग्जाम्पल कलर, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड, यानी किसी चीज से भी हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। जो सिंपल हमारा मेथड है कि जब HTML एलिमेंट का जो हम उसे एज अ सिलेक्टर यूज करते हैं, जो ए है हमारा जो कि हम लिंक्स के लिए यूज करते हैं, उसको हमने यूज किया और कलर उसका हमने इधर हॉट पिंक सेट किया हुआ है। आप कोई चीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर हम यूज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली उसकी यूज कर सकते हैं, कोई चीज भी हम उसको यूज कर सकते हैं। In addition, links can be styled differently depending on what state they are in. ठीक है, किस स्टेट में है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि गूगल में उनकी क्या स्टेट होती है, जब वो सारे लिंक्स लिखे हुए आ रहे होते हैं तो वो क्या होता है, नॉर्मल अनविजिटेड लिंक होता है ना। जब हम एक गूगल पे सर्च करते हैं लिंक्स को, ठीक है, जितने सारे नजर आ रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ब्लू कलर में है, तो क्या है, वो सिंपल लिंक का स्टेट है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट होती है उसको हम उसकी जो हमने CSS को सेट करना होता है, तो एलिमेंट CSS जो HTML एलिमेंट है यानी A कॉलन, और जो भी उसकी स्टेट है उसका नाम हम लिखते हैं, तो क्या होता है, हम उसको वो भी एक CSS सिलेक्टर बन जाता है। ठीक है, और यानी कि उस पर फिर हम CSS किस तरह से अप्लाई कर रहे होते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि इन पर हम किस तरह से CSS को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहे हैं हमें A visited, ठीक है। A visited जिस तरह क्या है, अ लिंक द यूजर हैज विजिटेड, जब यूजर उसे विजिट कर लेता है, जैसे कि आप देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई एक से आप क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, लिंक पर, तो क्या होता है, वो आपको उसका कलर चेंज नजर आ रहा होता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ जी हम इसे विजिट कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह अगर जैसे करते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है, तो अ लिंक व्हेन द यूजर माउसेस ओवर इट, ठीक है, और ए एक्टिव क्या है, अ लिंक द मोमेंट इट इज क्लिक्ड, जब हम उसको क्लिक कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स हमारे पास आती हैं लिंक्स की। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा, ये एक कोड हमारे पास लिखा हुआ है जिसमें क्या है, P लिखा है, इसको बोल्ड किया गया है, और ये क्या है, दिस इज अ लिंक हमने लिखा हुआ है, और इसकी जो टारगेट है ब्लैंक, यानी कि दूसरी विंडो में खुल रहा है ये, और क्या है, बाकी ये हमारे पास सिंपल लिखा हुआ है कि, लेकिन ये एक्चुअली ये हमें बता रहे हैं कि होवर मस्ट कम आफ्टर ए लिंक। ठीक है, जो होवर स्टेट है वो लिंक के बाद आनी चाहिए, और ए विजिटेड इन द CSS डेफिनेशन इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। ठीक है, यानी होवर स्टेट को लिंक और विजिटेड के बाद आना चाहिए, और ए एक्टिव मस्ट कम आफ्टर ए होवर इन द CSS डेफिनेशन इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। ठीक है, तो पहले आप ए लिंक लिखेंगे, फिर ए विजिटेड लिखेंगे, फिर ए होवर लिखेंगे, और फिर ए एक्टिव लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको बताया है ना, ऑलमोस्ट यही आपने फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये अब CSS इसमें अप्लाई किया गया है, डिफरेंट कलर्स मैंने लगाए हैं ताकि हम यही सेम कलर्स वहां पे भी लगा सकते हैं, अपने कलर को अपने लिंक को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर किस तरह बता रहे हैं, ए लिंक कलर रेड है। ठीक है, तो हमारे जितने सारे लिंक्स आ रहे हैं वो क्या है, रेड आ रहे होंगे। ठीक है, फिर क्या है, जो विजिटेड हो जाए वो ग्रीन कलर का आए। ठीक है, और जो माउस ओवर लिंक है वो क्या आएगा, जब हम उसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो वो हॉट पिंक कलर का नजर आएगा, और सिलेक्टेड लिंक किस तरह का नजर आएगा, जिस तरह जो कि एक्टिव लिंक होता है, जिसे हम कहते हैं, जो एक्टिव लिंक है वो नजर आएगा ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स होते हैं हमारे लिंक के। अब हमारी एक और प्रॉपर्टी है, आपको पता है कि जब हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो जो भी लिंक होता है उसके नीचे वो अंडरलाइन में होता है, लेकिन हमारी सिनेरियो ऐसा है कि हम चाहते हैं कि अंडरलाइन ना हो, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन नन की। उससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास अब नेक्स्ट है CSS लिस्ट्स। कि लिस्ट्स पर हम CSS किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक सिचुएशन है, आपने पढ़ा हुआ है लिस्ट्स को, ठीक है, जिस तरह ये हमने लिस्ट्स हैं, ये हमने पढ़ी हुई है। जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट करते थे तो क्या होता था, उसका नॉर्मल बिहेवियर हमारे पास, जो उसका डिस्क बिहेवियर है, नॉर्मल डिफॉल्ट बिहेवियर है, वो आ जाता था, और टाइप की प्रॉपर्टी से उससे आप चेंज कर सकते थे कि आप स्क्वायर ले सकते हैं या सर्कल ले सकते हैं। मगर सिनेरियो इस तरह से है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह हम कोई इमेज लें, जिस तरह यहाँ पे एक इमेज यूज हुआ है, ठीक है, ये हम किस तरह से करेंगे, या जिस तरह आप यहाँ पे कोई एरो फॉर एग्जांपल यूज करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं एज ए इमेज, उसको सेव कर लें और उसको हम यूज करना चाहें, वो यूज होगा
लिस्ट स्टाइल इमेज की जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू यूज होगा, और जो वैल्यू जहां भी हमने, जैसा इमेज है ना, ये तो इमेज सेव करा है, तो इमेज का जो भी लिंक है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये sqpurple.gif का इसका नाम है, वो हमने इधर अपना जो यूएल है उसमें हमने ये स्पेसिफाई किया है कि यूएल में जितने भी हमारा लिस्ट स्टाइल, इधर आपको याद होगा टाइप होगा, तो इधर हम क्या करें, लिस्ट स्टाइल इमेज। इमेज क्या कर रहे हैं हम, किसी पिक्चर को, जैसे कहते हैं ना, किसी पिक्चर को एज अ हम बुलेट यूज करेंगे, तो हमें फिर लिस्ट स्टाइल इमेज को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेविगेशन बार हर वेबसाइट में होती है, आपको पता है, ठीक है। नेविगेशन बार बनाने के लिए हमें लिंक्स को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम ये 2-3 नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि हम किस तरह से एक नेविगेशन बार बना सकते हैं, ठीक है। Navigation bar needs standard HTML as a base. In our example, we will build the navigation bar from a standard HTML list. एक लिस्ट से हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, हम बनाएंगे किस चीज को, हम बनाएंगे HTML की नेविगेशन बार को। A navigation bar is basically a list of links. So using the UL and LI elements makes perfect sense. ठीक है, आपको पता है कि उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेनी है, ठीक है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेनी है जिससे आपने एलिमेंट्स का नाम लिखना है। जैसे होम पेज होता है, आपको पता है, न्यूज होता है, यहाँ पे देखिए होम पेज होता है, न्यूज होता है, कॉन्टेक्ट होता है, अबाउट अस होता है, ठीक है। लेकिन उस पर हमें कोई लिंक्स भी लगाने हैं, तो हम क्या करते हैं, देखें ग्रीन में जिस तरह से लिखा है कि हमने क्या किया, हमने ए टैग के थ्रू एक लिंक उस पे लगा दिया, href होम। इंटरनल पेजेस का भी लिंक दे सकते हैं, और हम इस तरह भी दे सकते हैं http://www.google.com, यानी किसी के बाहर भी हम किसी पेज का लिंक उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर हमने 4 लिस्ट आइटम यूज किए, 1 2 3 4, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया, हर में हमने लिंक लगाया ताकि वो लिस्ट आइटम क्या है, क्लिकेबल हो, लिंक उस पर हमने यूज किया, एक लिस्ट पे लिंक लगाया है, ये हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मगर हम चाहते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो, यानी कि आपको पता है ना उसके साथ बुलेट आता है, मगर हम चाहते हैं, क्योंकि हमने तो नेविगेशन बार बनानी है, हम चाहते हैं कि ये इसके साथ कोई बुलेट ना आए, तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप नन की, ठीक है। और जो मार्जिन है और जो पैडिंग है जो ऑटोमेटिकली वो आ रही होती है फ्लो के, पेज के फ्लो के साथ, उसको हम 0 कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, होम, न्यूज, कॉन्टेक्ट, अबाउट। लेकिन आपको पता है कि ये अभी हमारे पास प्रॉपर नेविगेशन नहीं बनी, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि प्रॉपर नेविगेशन हमने किस तरह से करनी है। अभी हमने सिर्फ क्या किया, हमने इसके बुलेट्स को रिमूव किया है इस स्लाइड में, और इसकी मार्जिन और पैडिंग को हमने 0 किया है। यहाँ पे हमें यही बता रहे हैं कि लिस्ट टाइप नन क्या है, रिमूव्स द बुलेट, बुलेट्स को रिमूव करते हैं। नेविगेशन बार डज नॉट नीड लिस्ट मार्कर्स, ठीक है, उसमें तो नेविगेशन बार में तो हमारे पास बुलेट्स नहीं होते। सेट मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0 टू रिमूव ब्राउजर डिफॉल्ट सेटिंग, उसकी डिफॉल्ट सेटिंग को आप रिमूव करना चाहते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, तो मार्जिन को और पैडिंग को हम 0 कर देंगे। अब हमारे पास है कि जी 2 तरीके ऐसे हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, नेविगेशन बार बना सकते हैं। एक है यूजिंग इनलाइन और दूसरा है फ्लोटिंग लिस्ट आइटम्स, ठीक है। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि इनलाइन हम किस तरह से बनाते हैं। ये देखें, इनलाइन लिस्ट आइटम्स, वन वे टू बिल्ड अ हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार इज टू स्पेसिफाई द LI एलिमेंट्स एज इनलाइन in addition to the standard code from the previous page। जो लास्ट में हमने जो अभी हमने ये लिखा था, ये सेम कोड हम लिखेंगे, यहाँ पे भी हम सेम कोड लिखेंगे, ठीक है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मगर क्या था, अब हम चाहते हैं कि ये एक ही लाइन में नजर आए, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे, हम LI पे ये लगाएंगे कि डिस्प्ले इनलाइन। तो क्या होगा, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या होगी, इन लाइन, एक ही लाइन में हमें ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले inline by default LI elements are block elements. Here we remove the line breaks before and after each
लिस्ट आइटम्स टू डिस्प्ले देम ऑन वन लाइन। आपको ये अभी हमने स्टार्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको हम चेंज करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और li एलिमेंट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो क्या है, वो ब्लॉक है। हम चाहते हैं कि वो एक ही लाइन में सब के सब आए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसको डिस्प्ले इन लाइन कर देंगे। अब सेकेंड मेथड की तरफ हम चलते हैं कि सेकेंड मेथड में हम मजीद ये देखेंगे कि जी फ्लोटिंग जो लिस्ट आइटम्स हैं हम उसके थ्रू हम किस तरह से बना सकते हैं इसको। यहाँ पे हम कोड की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने ली है जिसमें हमने एक होम लिया है, न्यूज लिया है, कॉन्टेक्ट, अबाउट लिया है, और इनको हमने लिंक्स लगाए हुए हैं पेजेस पे, ठीक है। और अभी लास्ट के ने जो हमने बिहेवियर पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, लिस्ट टाइप नन करेंगे। क्यों नन करेंगे, क्योंकि हमें कोई बुलेट इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। मार्जिन 0, पैडिंग 0 कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्राउजर का डिफॉल्ट जो वो हमें दे रहा है वो हम उसको हटाना चाहते हैं, इसलिए मार्जिन पैडिंग 0 करें। ओवरफ्लो हम हिडन कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो नेविगेशन है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, जो और हमारे जो उसके अंदर जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है वो बाहर की तरफ ओवरफ्लो ना करे। और इसका बैकग्राउंड का एक कलर हम ले रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि बैकग्राउंड का एक कलर लिया है, पूरे यूएल में हमने एक कलर लिया हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, li फ्लोट लेफ्ट किया। ये दूसरा मेथड पढ़े, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था li को हमने क्या किया था, यहाँ देखें li को हमने डिस्प्ले इनलाइन किया था। इस वाली स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं, li को हम फ्लोट लेफ्ट करें। मगर जब हम li फ्लोट लेफ्ट करें तो इसमें फिर हमने लिंक्स में जाके lia क्या कर रहा है, यानी कि लिस्ट आइटम ने जो लिंक्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले की जो वैल्यू है वो हम ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉक वैल्यू हम उसको दे रहे हैं। कलर इसका व्हाइट है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में है, सेंटर में अलाइन किया। पैडिंग हमने देखिए थोड़ा थोड़ा इसका फासला है, इधर से भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 14 पिक्सल 16 पिक्सल किया है। दो वैल्यूज हैं, तो ये टॉप और जो बॉटम है 14 पिक्सल ले रहा है और लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल ले रहा है। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने इसकी नन की है। क्यों नन की है, क्योंकि हम इसको अंडरलाइन नहीं करना चाहते। और LIA होवर, जैसे मैं आपको बताया था कि जब आप स्टेट पर कोई भी CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉलन के साथ उसके स्टेट का नाम लिख देते हैं, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि जब ये होवर स्टेट में आए, यानी कि माउस ओवर हम जब करें तो क्या हो, बैकग्राउंड कलर को डार्क कर दो। तो ये बैकग्राउंड कलर को हमने डार्क कर दिया। तो इस तरीके से हम अपना एक नेविगेशन बना सकते हैं, जो कि हम देखते हैं हमारे हर वेबसाइट में नेविगेशन जरूर होता है, ठीक है। इससे ये एक मैंने नॉर्मल सिनारियो लिया है, इसके थ्रू आप डिफरेंट तरीकों से इसको प्ले कर सकते हैं। इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को बोल्ड कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, इसको राइट पर कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट काम कर सकते हैं, उससे आपका जो नेविगेशन का लुक है वो चेंज हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टेक्ट के अंदर भी फिर एक जो जिसे कहते हैं सब लेवल की जो लिस्ट होती है वो अगर आपको नजर आए, तो फिर आप उस जो कॉन्टेक्ट है यानी कि LI जो है इसके अंदर मजीद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू आपको वो लिस्ट नजर आएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास है CSS टेबल्स। टेबल्स जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मली यूज होते हैं हमारे पास जब भी कोई, जैसे हमने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने दिखाना होता है किसी वेबसाइट में, यूनिवर्सिटी में, तो हम दिखा सकते हैं। टीचर्स का हमने रिकॉर्ड दिखाना होता है तो हम दिखा सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम आजकल बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से नजर आता है। और वो किस तरह से नजर आता है, CSS के थ्रू नजर आता है। हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और लास्ट में हम ये देखेंगे कि एक ऑन द होल एक कंप्लीट हमारे पास टेबल आ जाएगा जो कि CSS के थ्रू हमने जिसके कलर्स को भी चेंज किया होगा और उसकी पैडिंग करके उसको मार्जिन सेट करके ऑन द होल वो बहुत अच्छा सा टेबल आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी नॉर्मल बिहेवियर हमने पढ़ा हुआ है कि जी टेबल THTD की बॉर्डर हमने सेट किया है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। यहाँ आप देख रहे हैं तो जाहिर है टेबल का भी अपना बॉर्डर है और THTD का भी बॉर्डर है, तो हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉर्डर शो हो रहा है, ठीक है, दो बॉर्डर्स शो हो रहे हैं। मगर हम चाहते हैं कि हमें दो बॉर्डर्स नजर ना आए, हमें एक बॉर्डर नजर आए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू है बॉर्डर कोलैप्स की। हम ये
वैल्यू निकालेंगे टेबल के अंदर, देखें टेबल के अंदर ये वैल्यू लगाई है और टेबल THTD में यही सेम वैल्यू हमने लगाई है जो यहाँ पे थी, मगर हम अपने CSS में एक ऐड कर देंगे कि टेबल में हम बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जो कि कोलैप्स ही हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है ताकि हमें एक, देखें यहाँ पे ये दोनों जो आपस में बॉर्डर है ना कोलैप्स कर गए, एक हो गए यानी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि हमने एक वैल्यू इस तरह से शो कर ली कि बॉर्डर कोलैप्स हो गया, तो एक सेम हमें बॉर्डर नजर आ रहा है। अब हमारे पास क्या है, टेबल की विड्थ और हाइट को हमने सेट करना है। विड्थ एंड हाइट ऑफ अ टेबल आर डिफाइंड बाय द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज। द एग्जांपल बिलो सेट्स द विड्थ ऑफ द टेबल टू 100% एंड द हाइट ऑफ द TH एलिमेंट टू 50 पिक्सल्स। यानी कि हमने इस टेबल को जितना हमारा स्पेस है ना पूरा 100% पे हमने इसको शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 100% पर टेबल की जो हमने जहां पे टेबल कोलैप्स कर रहा था, बॉर्डर हमने कोलैप्स करने के लिए लिखा था टेबल बॉर्डर कोलैप्स था, इधर ही हम विड्थ को 100% कर देंगे, ठीक है। और TH को हम कितना करें, 50 पिक्सल्स करें, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिर्फ TH जो है ये हमें बड़ा नजर आ रहा है, इसकी हाइट इंक्रीज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, ये वही हमने बॉर्डर सेट किया हुआ है, ठीक है। फिर टेबल में क्या है, बॉर्डर कोलैप्स किया, विड्थ कितनी है, टेबल को हमने इंक्रीज किया 100% विड्थ पर, ठीक है। और TH जो सिर्फ ऊपर का जो टॉप हेडर था वो क्या है, उसकी हाइट हमें 50 पिक्सल्स नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि TD की भी हाइट इंक्रीज हो तो हम TD, अगर फॉर एग्जांपल आप 20 पिक्सल्स चाहते हैं तो उसको TD यहाँ पे 20 पिक्सल्स दे सकते हैं। और अगर आप सेम में चाहते हैं कि दोनों की हाइट 50 पिक्सल्स ही हो या दोनों 30 पिक्सल्स ही हो तो TH TD करके हाइट आप उसकी 30 पिक्सल्स एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि सारे टेबल के जो TH और TD हैं उनकी हाइट आपको सेम नजर आ रही हो। अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि जी हम चाहते हैं कि टेक्स्ट भी हमारे पास एक जैसा अलाइन हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जिसे कहते हैं। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सेट्स द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लाइक लेफ्ट, राइट और सेंटर ऑफ द कंटेंट इन TH और TD. By default, the content of TH elements are center aligned. The content of TD elements are left aligned. बाय डिफॉल्ट क्या होता है, TH जो है इसकी वैल्यू तो सेंटर में है, मगर इसकी जो वैल्यू है ये लेफ्ट अलाइन है। हम क्या चाहते हैं, इसकी वैल्यू को सेंटर में लाना चाहते हैं, तो हम TD पे वैल्यू सेंटर अलाइन कर देंगे, या हम पूरा ऑन द होल इसको चाह रहे हैं तो हम टेबल में भी इसकी वैल्यू को सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि TH की वैल्यू को हम टेक्स्ट अलाइन कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या किया गया है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे तीनों जो है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया गया है। बाकी ये बिल्कुल सेम है जैसे लास्ट वाला आपने स्लाइड पे कोड लिखा हुआ था। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको वर्टिकल अलाइन करें, यानी कि जो वैल्यूज होती हैं टॉप मिडिल बॉटम जो है, अगर हम चाहते हैं इसको बॉटम में अलाइन करें तो वर्टिकल अलाइनमेंट की जो हम वैल्यू है उसको हम क्या देंगे, बॉटम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है वर्टिकल अलाइन बॉटम दे दिया TD को, तो आपकी वैल्यूज किधर सारी शो हो रही है, बॉटम पर, ठीक है, सारी किधर शो हो रही है, बॉटम पर। अब हमारे पास है पैडिंग की प्रॉपर्टी, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। पैडिंग की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, विद इन द एलिमेंट स्पेस बना लेता है, ठीक है। टू कंट्रोल द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट इन अ टेबल यूज द पैडिंग प्रॉपर्टी ऑन TD एंड TH। देखें जब आप इसको यूज करते हैं तो आपकी रीडेबिलिटी जो है ना यूजर की वो बेहतर हो रही है, वरना नजर तो आपको इस वक्त भी आ रहा था जब हमने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसमें पैडिंग ऐड कर देंगे तो रीडेबिलिटी हमारी यूजर की अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने TH और TD में पैडिंग कर दी 15 पिक्सल्स की, तो हमें क्या किस तरह से नजर आ रहा है, अब आप देखें इस तरह से हमें हमारा कंटेंट नजर आ रहा है टेबल में। अब हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, आपको ये नजर आ रहा है इस तरीके से। अगर आप देखें तो इसमें क्या किया गया है, एड द बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी टू TH एंड TD फॉर हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स। हमने अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हम बॉर्डर को सेट कर रहे थे टेबल में, ऐसे ही कर रहे थे, मगर अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बॉर्डर बॉटम को सेट करेंगे। कहां पर, TH या TD में, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और TH और TD में सिंपल बॉर्डर बॉटम को सेट किया गया 1 पिक्सल सॉलिड और जो भी कलर आप उसको देना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सेम लास्ट वाला है, मगर हमारे पास क्या है, ये रो अगर आप देखें तो अगर जब हम इस पे होवर कर रहे हैं, माउस होवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है,
हाईलाइट हो रही है हमारी रो। आपको पता है कि जब हम होवर करते हैं तो उस सिलेक्टर को उस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। किस तरह से? रो यानी कि जो टीआर है उस पर जब हम होवर करें, ठीक है, तो क्या हो, बैकग्राउंड का कलर ये हो जाए। तो सिंपल हमने क्या किया कि हमने सेम वही टेबल का वो लिया है, बॉर्डर हमने कोलैप्स किया है, विड्थ हमने क्या की है 100% की है, हाइट हम उसकी देखिए चेंज है 30 पिक्सल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कितनी यहाँ पे है, यहाँ पर 30 पिक्सल्स है, जैसे पैडिंग इधर 8 पिक्सल्स दी हुई है, ठीक है। तो ऑन द होल पैडिंग की वजह से 8 पिक्सल्स है, तो ये देखें यहाँ पे इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 8 पिक्सल्स हुई हुई है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सारा जो है हमारा कहाँ पे है, लेफ्ट पे है, तो देखें सारा हमारा टेक्स्ट लेफ्ट पे अलाइन किया गया है। और बॉर्डर का बॉटम क्या है, बॉर्डर का बॉटम हमें इस तरह से नजर आ रहा है, तो वो ये जो लाइंस है ये बॉर्डर बॉटम की वजह से नजर आ रही है। और ये रो पे जब हम माउस ओवर कर रहे हैं तो टीआर होवर की वजह से हमें ये कलर नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि स्ट्राइप्ड टेबल हम बनाएं, जो कि आजकल बड़ा यूज होता है, आपने देखा होगा कि वर्ड में भी हमारे पास ये चीज होती है, और जो है हम अपने वेबसाइट्स में भी दे सकते हैं कि इस तरह से स्ट्राइप्ड, यानी कि आपका जो जेब्रा स्ट्राइप्ड है वो हमने बनाना चाहते हैं। यूज द nth चाइल्ड सिलेक्टर एंड एड अ बैकग्राउंड कलर टू ऑल इवन और ऑड टेबल रोज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या किया, इवन में किया, सेकेंड, फोर्थ, ठीक है, सिक्स्थ, ठीक है, इवन में हमने ऐड किया। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं टीआर। क्यों? क्योंकि हम रो पे कर रहे हैं, रो पे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रो पे जब nth चाइल्ड पे जाओ, nth चाइल्ड क्या है, इवन है, अब इवन ऑटोमेटिकली वो 2 4 6 8 ले लेगा। ऑड हम करेंगे तो nth चाइल्ड और इधर हम ऑड लिख देंगे, और सिंपल हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज किया है या कलर चेंज कराना चाहते हैं, जो काम भी उसके साथ करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम टेक्स्ट लाइन चेंज, कुछ भी हम इस पे चेंज कराना चाहते हैं वो सब कुछ हम यहाँ कर सकते हैं। मगर ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि रो के ऊपर nth चाइल्ड को जब लो तो इवन आए, ठीक है। तो ये हम इस तरह से अपना इसको डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं जो भी हमने लास्ट में देखा था कि टीआर होवर, अगर होवर करें तो फिर क्या हो, तो फिर हम दूसरा बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है कि सिंपल इसमें टीएच का क्या है, एक कलर दिया गया है, टीएच का कलर दिया गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे वही टीआर nth चाइल्ड है, इवन कलर को हमने चेंज किया है, और टीएच जो है, जो हेडर्स हैं उनके कलर, जो बैकग्राउंड कलर है उसे भी चेंज किया गया है, और जो फॉन्ट कलर है उसे भी चेंज किया गया है। तो ये हमारे पास एक ऐसा टेबल बन गया है जो नॉर्मली आप देखते हैं हर जगह पे आजकल यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो आप एक टेबल में उसके बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, उसको पैडिंग देकर, और उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसके हेडर को हमने देखे वैल्यू को चेंज किया है। अगर हम उसको स्ट्राइप्ड करना चाहते हैं तो nth चाइल्ड वाली एट्रीब्यूट से हम उसको स्ट्राइप कर सकते हैं, स्ट्राइप्ड आप, और वैल्यूज को भी कर सकते हैं, इवन वैल्यूज को भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माउस ओवर करें आप तो उसकी वैल्यू जो है, उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा हो, बैकग्राउंड का जो रो का बैकग्राउंड है, तो आप टीआर होवर से उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा था, टीआर होवर से आप इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट शुरू होता है सीएसएस फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है? फॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर वेबसाइट में आपने जैसे फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, यूजर से हमने इनपुट लेना होता है, एडमिशन फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी जगहों पे यूज होते हैं। तो फॉर्म्स को हम स्टाइल करके यूजर की जो आसानी भी उसके लिए कर रहे होते हैं, उसको बेहतर मजीद खूबसूरत भी बना रहे होते हैं, और उसकी रीडेबिलिटी को भी इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे जैसे हमने टेबल्स में यूज की थी फॉर्म्स के लिए भी। Styling input field. Use the width property to determine the width of the input field. For example, आप चाहते हैं कि जो input field आपने फॉर्म्स में, आपको याद होगा आपने यूज की थी, हम चाहते हैं कि पेज पे पूरा स्प्रेड हो जाए, तो वो हम क्या करेंगे, विड्थ 100% करेंगे। अगर हमें लगता है कि वो पेज पे पूरा स्प्रेड होके सही नहीं है, तो उसको 70% स्प्रेड होना चाहिए, तो हम विड्थ क्या करेंगे, 70% कर देंगे। इसी तरीके से हम पैडेड करेंगे, इनपुट को हम पैडेड कर सकते हैं वैल्यू को, क्योंकि अगर आप ना करें, वैल्यू को पैडेड ना करें तो बिल्कुल साथ साथ लिखी हुई होती है, ठीक है। यूज द पैडिंग प्रॉपर्टी टू ऐड स्पेस इनसाइड द टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने इसको ऐड करना है। टिप: when you have many inputs after each other, you might also
add some margins to add more space outside them। ठीक है, हमें थोड़ा सा मार्जिन भी ऐड करना चाहिए पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ लग जाएंगी। तो यहाँ पे क्या किया है, ये आपके पास देखिए, अगर आप सिर्फ इनपुट लेंगे तो जितने किस्म के भी आप इनपुट ले रहे हैं, चाहे वो टाइप पासवर्ड है, चाहे वो टाइप सबमिट है, चाहे वो टाइप टेक्स्ट है, किसी तरह का भी इनपुट है, ठीक है, उसमें वो सारी वैल्यूज को ये सेट कराएगा। मगर अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ जो टाइप टेक्स्ट है उसको कराए तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में टाइप इक्वल्स टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस में हम अपनी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। जिस तरह विड्थ हमने यहाँ 100% की है, पैडिंग हमने 12 पिक्सल 20 पिक्सल ऐड किया, यानी कि दो वैल्यूज जिस तरह के आपको पता है कि टॉप और बॉटम पे सेट होगी और ये लेफ्ट और राइट पे सेट होगी। और जैसे कि मार्जिन हमारे पास, अगर आप मार्जिन को रिमूव करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट नेम बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, जो कि बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा होता देखने में और उसकी रीडेबिलिटी भी हमारे लिए मुश्किल हो रही होती है, ठीक है। तो इस सबको हमने क्या करना है, हमने पैडिंग भी ऐड की मगर और मार्जिन भी ऐड किया, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जब हम पैडिंग ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो विड्थ जो है वो उसके अंदर जो है वो मतलब ज्यादा स्पेस ले रही होती है, मगर हम चाहते हैं कि स्पेस भी ज्यादा ले ले और पैडिंग भी ऐड हो जाए। तो हमने उसके लिए अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी बॉक्स साइजिंग की, जो कि पैडिंग को उसके विड्थ के अंदर इंक्लूड कर लेती है, ठीक है। तो पैडिंग और मार्जिन इसके विड्थ के अंदर इंक्लूड होके ये आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, जो कि हमने बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी यूज करके किया है। बॉर्डर इनपुट क्या है, अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर का, जैसे हम आपको पता है कि बॉर्डर की प्रॉपर्टी हम देते हैं तो 2 पिक्सल सॉलिड रेड है तो ये हमारे पास नजर आ रहा है और बॉर्डर रेडियस से हमने इसके रेडियस को सेट किया है। अगर हम इसको ग्रे करना चाहते हैं तो 2 पिक्सल सॉलिड और ग्रे का हम यहाँ कोड लिख सकते हैं, या इसी तरीके से जो भी हम इसमें कलर देना चाहते हैं और जितनी हम इसकी विड्थ देना चाहते हैं वो हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर्ड इनपुट, अगर हम चाहते हैं कि कलर्ड इनपुट हो, सिंपली हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर के थ्रू हमने इसकी वैल्यू को चेंज किया हुआ है, इनपुट की वैल्यू को। इनपुट टेक्स्ट की बात हो रही है इस वक्त, इनपुट टेक्स्ट को हमने चेंज किया और कलर देखिए व्हाइट नजर आ रहा है तो कलर की वैल्यू व्हाइट दी हुई है, पैडिंग भी इसमें ऐड हुई हुई है, मार्जिन भी इसमें ऐड हुई हुई है, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको जो अभी आपने वैल्यू पढ़ी थी बॉक्स साइजिंग की वो आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम चाहते हैं कि हम इसकी वैल्यू को ऐड भी कर दें, पैडिंग मार्जिन ऐड भी कर दें, मगर वो हमें ज्यादा स्पेस भी ना ले, ठीक है। तो इस वजह से हमें बॉक्स साइजिंग की वैल्यू को भी यूज करना पड़ेगा। ये जो ये कलर्ड इनपुट है इसका यहाँ पे हम एक कोड भी लिखा गया है कि जी फॉर्म है, फर्स्ट नेम इसमें क्या है, जॉन है, ये आपको पता है कि किस तरीके से हम इसको अलाइन कर सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने यहाँ लिया है, विड्थ हमने पूरे पेज पे स्प्रेड किए, पैडिंग की है, मार्जिन दिया हुआ है, बॉक्स साइजिंग मैंने आपको बताया कि क्यों दिया है, बॉर्डर नन दिए, हम यहाँ पे चाहते हैं, देखिए यहाँ पे आपको कोई बॉर्डर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर क्या है, ये जो ग्रीन कलर है इसका कोड लिखा गया है, ये #3CBCAD, ठीक है। कलर व्हाइट है, फॉन्ट का कलर क्या है, व्हाइट दिया हुआ है। तो ये इस स्टाइलिंग के थ्रू हमारा जो अब आप देख रहे हैं कि फॉर्म कितना अच्छा, इसका लुक एंड फील कितना अच्छा हो गया। अब हमारे पास है फोकस्ड इनपुट। By default, some browsers will add blue outline around the input when it gets focused clicked on. You can remove this behavior by adding outline none to the input. Use the focus selector to do something with the input field when it gets focused. जैसे हमने कहा था होवर का सिलेक्टर हम यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से हम फोकस का सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। जब हम इधर फॉर्म में क्लिक करें तो फिर क्या हो, मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाए, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है जब फोकस किया गया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखें इनपुट टाइप फोकस किया है तो बैकग्राउंड कलर है लाइट ब्लू हो गया, देखिए यहाँ क्या गया, लाइट ब्लू बैकग्राउंड कलर हो गया जब फोकस किया, इधर क्लिक किया गया, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये भी ब्लू हो जाएगा। क्यों ब्लू हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट को जब फोकस करो, जब उस पर क्लिक करो तो इसकी कलर को चेंज कर दो। और ये सारा अभी हमने डिस्कस किया। आउटलाइन नन सिर्फ इसमें ऐड किया है क्योंकि हमने कहा है कि अक्सर जो है वो डार्क ब्लू कलर का बॉर्डर ऐड कर देते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो हम आउटलाइन को नन कर देते हैं। अगर ये फोकस्ड इनपुट है तो अगर आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो सिंपल आपका जो ये जो बिहेवियर है जो हमने फोकस्ड के वक्त, आप ये भी कर सकते हैं कि जो ये फोकस है इसमें जो बॉर्डर का जो कलर है वो आप इसमें चेंज करा सकते हैं। अगर
आजकल जैसे है कि इनपुट के साथ आइकन आ रहा होता है, जैसे फेसबुक में भी इस तरह का आप बिहेवियर देखते हैं कि इनपुट विद आइकन इमेज, पहले आपके पास आइकन आ रहा होगा, उसके बाद टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। इफ यू वांट एन आइकन इनसाइड द इनपुट यूज द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी एंड पोजीशन इट विद द background position property. Also notice that we add a large left padding to reserve the space of the icon. ठीक है, ये फॉर्म हमने सिंपल लिया है इनपुट टाइप टेक्स्ट को। अब आप देखें इधर वैल्यू को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया, विड्थ इसकी 100% है, ठीक है, बॉक्स साइजिंग लिया है हमने, बॉर्डर 2 पिक्सेल्स सॉलिड, और जो कलर है ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, बॉर्डर का रेडियस 4 पिक्सेल्स है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो साइड्स है वो कर्व्ड है। फॉन्ट साइज क्या है, 16 पिक्सेल्स है, जो भी हम इसमें लिखेंगे वो 16 पिक्सेल्स होगा, ये जो लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है सर्च, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इसका क्या है, व्हाइट है, ठीक है, वो व्हाइट ही कलर आपको नजर आया। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, ये देखें, अब ये बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी से ये सर्च आइकन हमने लिया हुआ है, ये देखें, ठीक है। और बैकग्राउंड पोजीशन हमने इसकी दी हुई है कि 10 पिक्सेल्स और 10 पिक्सेल्स, ये इसकी पोजीशन हमने दी हुई है कि यहाँ पर इसको स्पेसिफाई करें। अगर आप इसको नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो इसके साथ चिपका हुआ होगा। बैकग्राउंड रिपीट हम चाहते हैं कि सिर्फ एक दफा वैल्यू आए, तो ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि ये सिर्फ एक दफा के लिए हमें जो है वो नो रिपीट का यूज करना पड़ता है। और पैडिंग क्या है, ऑन द होल हमने इसको पैडिंग दी हुई है, पूरे जो है चारों तरफ से 4 वैल्यूज दी हैं, आपकी मर्जी, आप इसको 1 से भी एडजस्ट कर सकते हैं, 4 से भी एडजस्ट कर सकते हैं। कलर्ड इनपुट्स अब क्या करता है, देखिए अगर हम चाहते हैं कि जैसे अभी हमने देखा था कि आहिस्ता से फोकस करें वो उसको, ठीक है, यानी हम जब फोकस्ड करें, यहाँ पे जब है ना फोकस, और इसके वैल्यू के कलर को हम चेंज करा रहे हैं, जैसे बॉर्डर हम ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है, तो आराम से चेंज हो, एकदम से जिसे कहते हैं ना चेंज ना हो, तो आराम से चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स। तो 0.5 सेकेंड्स में बॉर्डर का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।